Hello dear students, welcome to ATP Star. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिससे नॉर्मली एक क्वेश्चन आ जाता है आईपीएससी नेमिंग की बात करने वाले, और इसका यूज तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है। ठीक है, देखो बेटा, स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से मेनली आते हैं एग्जाम में, जेईई मेन में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उनकी क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है, और फिर घर पे आप इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चा, शुरू करें आज की कहानी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो होते हैं मेनली 4 होते हैं। क्वेश्चन मेनली या तो आता है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड से, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या क्वेश्चन आता है यूज ऑफ स्पेशल सफिक्स पे आ जाता है कई बार, या क्वेश्चन आ जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग पे, या क्वेश्चन आ जाता है कॉमन नेम्स का यूज, है ना। ये ओवरऑल हो सकता है, स्पेसिफिकली आईपीएससी का क्वेश्चन ना हो, किसी और चैप्टर का हो, लेकिन उसमें यूज हो गया इसका, इट इज हाईली पॉसिबल। जैसे कि नियोपेंटाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म हाउ मेनी एल्कीन्स। अब नियोपेंटाइल अल्कोहल अगर हमें नहीं पता है तो भाई वाट लग जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो कॉमन नेम्स को कैसे डील करना है, क्या करना है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं, देखिए करके। ठीक है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ इसको लेक्चर को बस देखते मत रहना है, ऐसे साथ साथ एंगेज होना, जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट भी करना। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही सारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, सफिक्स और ये सब देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का फंडा क्या होता है आइए देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए वी हैव समथिंग लाइक दिस। पहले एक बार पेन को एक्टिवेट कर लिया जाए। यस, ओके। तो बच्चों फॉर एग्जांपल अपने सामने एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल, चुनू से एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास OH है और यहाँ पे हमारे पास COOH है। अब इसका हमें नाम बताना है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप आ रखे हैं? 2 फंक्शनल ग्रुप आ रखे हैं। ठीक है, टोटल ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप आर देयर। यस, अब यहाँ पे जब 2 फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले हमें इसके अंदर जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो हमें देखना है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो इसके लिए बेटा हमें चाहिए होता है सीनियरिटी टेबल। वी नीड सीनियरिटी टेबल, या इसको प्रायोरिटी टेबल भी बोलते हैं। अगर ये हमें पता है तो इसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ यार कौन सा हमारा मेन है। अब यहाँ पे इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये हमारा मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जूनियर हो गया, यानी ये हमारा प्रीफिक्स की तरह आएगा बेटा, ये प्रीफिक्स की तरह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका नाम लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे नंबरिंग कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें हमें जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है। तो नंबरिंग हैज टू बी डन इन सच अ वे दैट द मेन फंक्शनल ग्रुप रिसीव्स द लोएस्ट नंबर। अब यहां से हमने नंबरिंग किया इस तरीके से, और यहाँ पे जो OH है इसके लिए सफिक्स तब हम यूज करते हैं जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, पर अब ये जूनियर है तो इसके लिए प्रीफिक्स होगा। और OH के लिए प्रीफिक्स जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो होता है हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। यानी इंपॉर्टेंट थिंग इज वी मस्ट नो दैट सीनियरिटी टेबल। तो आइए देखते हैं सीनियरिटी टेबल और उसको कैसे याद किया जाता है, क्या तरीके हैं, हैक्स वगैरह सब बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम इस ऑर्डर की बात करें, ये टेबल आप खुद भी एक बार लिख लेना, और NCERT बेस्ड टेबल है, अपने को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आता है सबसे पहले। ओवरऑल अगर मैं बोलूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद बच्चों एसिड के डेरिवेटिव्स आते हैं। एसिड के डेरिवेटिव्स आते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स के बाद फिर क्या आता है बच्चों? एसिड डेरिवेटिव्स के बाद ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन आता है। इसके बाद डबल बॉन्ड में क्या आता है? डबल बॉन्ड में बच्चों आता है एल्डिहाइड कीटोन। और फिर सिंगल बॉन्ड में कौन आता है? सिंगल बॉन्ड में अल्कोहल, थायोल, ये सब आता है। तो ओवरऑल सीक्वेंसिंग ऐसे ध्यान रखनी है कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, यानी एसिड के जो किड्स हैं वो है,
After that you will have triple bonded nitrogen. After that you will have double bonded oxygen. Then you will have single bonded oxygen. Alcohol की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिड डेरिवेटिव्स हैं। एसिड डेरिवेटिव्स में पहले एनहाइड्राइड आएगा, देन एस्टर आएगा एंड देन हमारे पास अमाइड आएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रिपल बॉन्डेड में फिर नाइट्राइल आता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन आता है, और फिर डबल बॉन्डेड में बच्चों एल्डिहाइड आता है। तो अब इससे अपने को सीनियर पता लग जाएगा। जो भी फंक्शनल ग्रुप सीनियर है उसके लिए हम यूज करेंगे सफिक्स। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज होता है ओइक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड के लिए यूज होता है ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एस्टर के लिए यूज होता है O8, अमाइड के लिए यूज होता है अमाइड, नाइट्राइल के लिए यूज होता है नाइट्राइल एंड सो ऑन। तो ये पूरी टेबल अपने को क्लियर होनी बहुत जरूरी है। लेकिन यहीं पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जूनियर है तो जूनियर के लिए नाम अलग आएगा। जैसे कि यहाँ पे एल्कोक्सी कार्बोनिल, यहाँ पे अमीडो, यहाँ पे साइनो, एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो, राइट। कई बार मिथेनॉल भी यूज करते हैं, वो अलग एंगल है, वो अपन बाद में देखेंगे या अलग से देखेंगे। इसके बाद देखो एल्डिहाइड के बाद कीटोन आएगा बच्चों, कीटोन के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद अमाइन, और फिर एल्काइन एल्कीन एल्काइन में डजंट मैटर, ये एक अलग एंगल है। अपने को अमाइन तक ही फोकस करना है। तो ये टेबल अपने को याद करनी है, ठीक है। तो ये अपने को, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आप सभी को, ये टेबल टिप्स पे करनी है, लिख कर देखनी है। बाकी इनका जो प्रीफिक्स और सफिक्स है वो पर्टिकुलरली प्रैक्टिस से याद हो जाता है, प्रैक्टिस से खास तौर पे याद हो जाता है। अब इसमें कौन से क्वेश्चन में मेनली हम फंसते हैं, मैं उस बारे में हम बात करेंगे। खास तौर पे कहाँ पे डाउट आता है, हम प्राइमरीली उस पे फोकस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए बच्चों, यहाँ पे ये ज्यादा ही पतला हो गया ठुल्लू, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा बेटर कर देते हैं, 3 पे रख लेते हैं। नाउ इट्स फाइन। देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस में डाउट आता है, एक तो हमारा डाउट इसमें आता है, सी डबल बॉन्ड ओ पे डाउट आता है कि अरे जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसका हम प्रीफिक्स क्या यूज करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो ये बात सभी को पता है कि इन दोनों में से बेहतर जो है, ज्यादा प्रायोरिटी जो होती है बच्चों, वो होती है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना। अब यहाँ पे ये हमारा जूनियर है, दिस इज आवर जूनियर। अब इस जूनियर का नाम क्या होगा, तो इस जूनियर का नाम बच्चों, ये कीटोन है, इसका प्रीफिक्स जो है वो कीटो भी यूज कर सकते हो, ऑक्सो भी यूज कर सकते हो, दोनों ही सही है। तो इसका नाम, अब नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, यहां से शुरू करोगे बच्चों। तो इसका नाम जो आएगा वो आप सभी समझ सकते हैं, 5 पे आएगा कीटो या 5 पे आएगा ऑक्सो, और फिर आएगा हेक्सेनोइक एसिड। क्या आएगा बच्चों, हेक्सेनोइक एसिड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला डाउट हमें ये आता है कि एस्टर्स अगर हमारे सामने आ जाए तो उनका कैसे यूज करते हैं, खास तौर पे एज अ, अगर हम उसको एज अ प्रीफिक्स लेना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल OH है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल COOCH3 है। अब क्या करें, इसको कैसे इसका प्रीफिक्स लिखें, एस्टर्स में बड़ा डाउट आता है बच्चों को। तो एस्टर देखो, या तो इस तरीके से एस्टर को लगा सकते हैं बच्चों, या एस्टर को लगाने का देयर इज वन मोर वे, एस्टर को लगाने का देयर इज वन मोर मेथड, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब दोनों केसेस में फर्क समझिएगा बच्चों, दोनों केसेस में फर्क ये है कि यहाँ पे ये कार्बन से पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो पेरेंट चेन है उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो दोनों के नाम में डिफरेंस तो आएगा ना। आइए देखते हैं कि वो डिफरेंस क्या आएगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, और यहाँ पे ये जो है चिन्ह, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब ये नाम कैसे आया, आई थिंक ये देख के अपने आप समझ सकते हो कि इसका नाम मिथॉक्सी कार्बोनिल कैसे है। बच्चों OCH3 इज मिथॉक्सी, मिथाइल ऑक्सी, और C डबल बॉन्ड इज कार्बोनिल, तो नेचुरली इसका नाम मिथॉक्सी कार्बोनिल आ गया। अब इसका नाम आप लिख सकते हो, ये हमारा हाइड्रोक्सी है, तो इसका नाम अब आप अल्फाबेटिकली अरेंज करके, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्सी का H है और मिथॉक्सी का M है, तो भाई यहाँ पे इस बेसिस पे सबसे पहले लिखोगे 4 हाइड्रोक्सी, फिर लिखोगे 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल एंड देन पेंटेनोइक एसिड। ये आप सभी अपने नोट्स में लिखते रहिएगा। अब यहीं पे
सब कुछ सिमिलर रहेगा, डिफरेंस इसका आएगा, इसका नाम अपने को पता होना चाहिए। बच्चों इसका नाम होता है इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। ये कहां से आया? देखिए दो कार्बन से तो इथेन हुआ, इथेन कार्बोनिल हुआ और ओ से ऑक्सी हुआ, तो इथेनॉइल। तो इथेन कार्बोनिल से मिलकर बना इथेनॉइल ऑक्सी। तो दो तरीके से ये वेरिएशन इसका होता है। तो ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, होपिंग दैट इससे क्लैरिटी आ गई होगी। अगला कंफ्यूजन ये रहता है भाई कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के साथ मान लीजिए हमारे पास है कोई एसिड डेरिवेटिव COCl। अब हमें डाउट ये आता है कि जो ये CHO का कार्बन है इसको पेरेंट चेन में हमें लेना है कि नहीं लेना है, व्हाट शुड बी डन। तो देखिए यहाँ पे जब इसका जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो तो एसिड क्लोराइड होता है ना, एसिड क्लोराइड होता है। तो प्रायोरिटी टेबल में यहाँ एसिड क्लोराइड नहीं मेंशन था, पर आप NCERT से एक बार देख लीजिएगा, चेक NCERT फॉर COCl प्रायोरिटी एज वेल कि वो कहाँ स्टैंड करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चों जो CHO का कार्बन है अगर वो पेरेंट चेन में आ सकता है तो उसको लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप इसको पेरेंट चेन में लेंगे तो ये जो है सिंपली इसको आप ऑक्सो बोल सकते हो, कीटो नहीं बोल सकते क्योंकि ये कीटोन नहीं है, तो ऑक्सो बोलोगे यहाँ पे। अब यहीं पे तो इसका नाम हो जाएगा 4-ऑक्सो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ये लिख लीजिएगा 4-ऑक्सो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, 4-ऑक्सो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। यू गॉट द पॉइंट बच्चों। अब यहाँ पे आइए देखते हैं अगली चीज। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है और यहाँ पे CHO है और यहाँ पे हमारे पास COOH है। अब हमें देखना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। अब आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट चेन है इस पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप भी आ रहे हैं, इस पेरेंट चेन की लेंथ भी ज्यादा और ये तो जूनियर है, तो CHO के चक्कर में हम ऊपर तो नहीं जाएंगे किसी भी एंगल से। तो यहाँ पे हम चाह के भी इस CHO को पेरेंट चेन में नहीं ले सकते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CHO को पेरेंट चेन में, इस कार्बन को पेरेंट चेन में वी कांट टेक। तो इसका नाम अब ऑक्सो या कीटो तो बोलना गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसका नाम जो आता है बच्चों वो आता है फॉर्माइल। इसका जो सफिक्स होता है वो फॉर्माइल होता है, या इसको हम मिथेनॉइल भी बोल सकते हैं, इसको हम मिथेनॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब विद प्रैक्टिस आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अब यहाँ पे पॉलीफंक्शनल का तो भैया फंडा यही होता है। आइए पॉलीफंक्शनल के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, और फिर ये थ्योरी पे दोबारा से आ जाएंगे, मतलब अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। तो देखिए पॉलीफंक्शनल की माया क्या है। उससे पहले पहला क्वेश्चन बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल इस तरह का भी आ जाता है, ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये है रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन का डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये पर्टिकुलर कार्बन है, अगर हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हमें इसके आसपास देखना है कि क्या कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है देन द हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3। ये डायरेक्ट ट्रिक है इसका। अब आगे देखिए, अगले कार्बन के आसपास देखिए, क्या कोई कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया है? आप देख सकते हो यस, एक पाई बॉन्ड बन गया। जहां एक पाई बॉन्ड है देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अगर वहीं पे कार्बन ऐसा है बच्चों जिसमें दो पाई बॉन्ड बने, आप देख सकते हो इधर भी पाई बॉन्ड बनाया है, इधर भी बनाया है, तो देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। दो पाई बॉन्ड से ज्यादा पाई बॉन्ड्स कार्बन के नहीं आएंगे बच्चा, नहीं आएंगे। और उसके बाद ये कार्बन को देखिए, एक पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये क्या होगा sp2। इस ट्रिक से आप कोई भी सवाल कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को कर सकते हो आप सभी, एंड इसका जवाब सोच सकते हो क्या आएगा। तो लेक्चर को पॉज करके ट्राई करिए सभी के सभी, ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी sp2 sp sp2 sp3 वही जो अपन ने किया अभी, वही इसके जवाब है। अगला क्वेश्चन भी देखो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, यानी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बच्चों जेईई में आ जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं इसमें कुछ हमने PYQs भी लिए हैं, रीसेंट PYQs भी लिए हैं, अलॉन्ग विद दैट हमने इसके अंदर कुछ अच्छे जो हमारे ATP स्टार के मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो भी लिए हैं। तो यहाँ पे आप सीधा इस सवाल को कर सकते हो। यहाँ पे C जो है इसको देखिए, इसके आसपास देखिए एक पाई बॉन्ड है, तो क्या हुआ sp2 हुआ। यहाँ देखिए एक पाई बॉन्ड है तो sp2 हुआ। यहाँ पे देखिए कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हो गया बच्चों। क्लियर है सभी को? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही मजे मजे में हो जाएंगे। तो कितने आ गए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, हाँ sp3 sp2 sp2, यस। अब देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है,
ये पॉलीफंक्शनल नहीं है, ये पॉलीफंक्शनल नहीं है। यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन है, ये भी काफी कॉमनली एल्कीन और एल्काइन जब साथ में आते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, और ये जेई मेन में, जेई एडवांस में भी इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने को ट्राई करना है एल्कीन और एल्काइन में। तो स्टूडेंट को ऑफन कंफ्यूजन होता है कि सर एल्कीन और एल्काइन में ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा। तो देखो बेटा, पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि एल्कीन और एल्काइन में इनिशियल लेवल पे प्रायोरिटी डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबरिंग, जिसको नंबर छोटा मिलेगा। एल्कीन और एल्काइन में जिसको नंबरिंग में नंबर छोटा मिलेगा हम उधर से नंबरिंग करेंगे, गॉट इट। लेकिन अगर दोनों का नंबरिंग सेम है, यानी इधर से नंबरिंग करो एल्कीन का और इधर से अगर करो एल्काइन का, दोनों से सेम आ रहा है, तब जाके एल्कीन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। जैसे आप यहां देख सकते हो इस सवाल में, इस सवाल में बच्चों यहां से नंबरिंग करोगे तो भी बनाएगा, यहां से करोगे तो भी बनाएगा। इसीलिए ज्यादा प्रायोरिटी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किसकी होती है? इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एल्कीन इज गिवन मोर प्रायोरिटी। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई केस है, जस्ट लेट मी गिव यू अ केस लाइक दिस, यहां पे अब इस केस में नंबरिंग हम करेंगे राइट से, क्योंकि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है और यहां पे डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, तो दिस इज द स्मॉलर नंबर। You got it? Alkene is given more priority over alkyne only when in the case of numbering is same. तो इस पॉइंट को लिख लेना कि alkene is given priority over alkyne only when the numbering is same. Got it? तो अब इसका नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करके फिर दिक्कत है ही नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही आराम से हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इसको, सभी के सभी वीडियो को पॉज करें बच्चे एंड ट्राई करें इस सवाल को बढ़िया से, मस्त तरीके से। Do it properly. Yes everyone. हाँ जी बच्चा, the correct answer is 4। यहाँ पे 3,5 डाइमिथाइल, आप देख सकते हो 3 और 5 पे डाइमिथाइल है, और यहाँ पे 4 पे प्रोपाइल है, हेप्ट 1 इन 6 आइन, 1 पे इन है 6 पे आइन है। चलो बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं अगला सवाल। अब ये सब सवाल तो आपके लिए बहुत ही आसान है, बल्कि इतने आसान भी आ जाते हैं, ठीक है। इट कम्स यहाँ पे एल्कीन में, और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है। लेकिन एल्कीन के साथ अगर कोई लोकेंट्स हैं जैसे कि ब्रोमो, मिथाइल, इन सब से ज्यादा एल्कीन इज गिवन मोर प्रायोरिटी, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं नंबरिंग में बोलूँ तो, क्योंकि बच्चों को नंबरिंग में डाउट आता है, तो नंबरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद अगर नंबरिंग की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप्स के बाद बच्चों आता है अनसैचुरेशन, यानी एल्कीन एंड एल्काइन, एंड फिर आता है लोकेंट्स में। तो वाइल नंबरिंग मेक श्योर टू रिमेंबर दिस सीक्वेंसिंग, कि पहले नंबरिंग कहाँ से करनी है, फिर नंबरिंग पे अपने को कहाँ जाना है, फिर अपने को कहाँ जाना है। यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे बेटा, नंबरिंग यहाँ से करोगे और यहाँ से करोगे तो बस हो जाएगा, है ना। द करेक्ट आंसर इज 4। भाई 2 पे ब्रोमो, हाँ नहीं गलती की हुई इसमें आंसर में, इसका आंसर क्या दे रखा है इन्होंने, 4 दिया हुआ है ना, हाँ 4, हाँ ये सही है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अभी तो पॉलीफंक्शनल का प्रॉपर आया ही नहीं है, तो उसके बिना ही हो रहा है, मजे से हो रहा है। हाँ जी, यहाँ पे स्पेशल सफिक्स का यूज है, स्पेशल सफिक्स अभी मैं आपको बताऊंगा, तो अभी नहीं कर रहे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं साइक्लिक नॉमेनक्लेचर में। तो साइक्लिक को कैसे डील करना है, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, फिर मैं समझा दूंगा कि इसको कैसे डील करना है, और उसके बेसिस पे वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, ये वाला भी करेंगे, ठीक है। तो ट्राई करें सभी से के सभी, इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें। इसके साथ जो भी मटेरियल बच्चों आपको मिलेगा घर के लिए उसको प्रॉपर कर लेना, सारे पीवाईज यूज कर लेना, बस दैट वुड बी गुड इनफ, बहुत रहेगा, ठीक है। और मैंने प्रॉपर रिवीजन करो, लिख कर देखो, जो क्लास में कराया जा रहा है उसको ठीक से करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। यस बेटा, देखो इसमें ना एल्कीन में और इसमें मैंने पहले बताया एल्कीन की प्रायोरिटी ज्यादा है। अब एल्कीन में मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगा, नंबरिंग यहाँ से करना ज्यादा फेवरेबल है मेरे लिए। याद रखिए जब रिंग के अंदर नंबरिंग करते हैं बच्चों, तो रिंग के अंदर नंबरिंग में एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स के कार्बन जो होते हैं, पाई बॉन्ड में जो एडजेसेंट कार्बन्स होते हैं उनको नंबर सीक्वेंस में ही मिलता है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि यहाँ पे 1 दे के इधर घूम गए, या यहाँ पे 1 दे के इधर घूम गए, नहीं। अगर इधर 1 है तो इधर 2 देना पड़ेगा,
या यहाँ 1 दिया तो यहाँ 2 देना पड़ेगा, दोनों में से एक ही चलेगा। अब ये हमारे लिए अच्छा क्यों है, ये नंबरिंग हमारे लिए अच्छी इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे 1 पे क्लोरो भी आ गया और 3 पे ब्रोमो भी आ गया, तो एल्कीन को भी छोटा नंबर मिल गया और उसके बाद लोकेंट्स को भी छोटा नंबर मिल गया, है ना। तो इस बेसिस पे इसका नाम कर सकते हो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। इस वाले का जवाब दीजिए क्या आएगा, इसका क्या जवाब आएगा, थिंक अबाउट इट, इसका क्या जवाब आएगा। हाँ जी बेटा सोचिए सभी। देखो इसमें हमारा नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा और मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 लोकेंट्स को 1 1 मिल रहा है और फिर 3 मिल रहा है, 1 1 3। तो इसका नाम जो आएगा वो आएगा 3 ब्रोमो 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 3 ब्रोमो 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए अब चलते हैं इससे आगे, लेट्स डू। तो आपने देखा कि कैसे एल्कीन एल्काइन के क्वेश्चन किस किस तरह के आ जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना वैसे जेई एडवांस में आ रखा है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में, लेकिन अपने को जेई मेन के लिए भी कर लेना चाहिए एक आधा क्वेश्चन जेई एडवांस वाला जो इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईपीसी नेम ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, 3 इथाइनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्सथ्रीन। अब इसमें पॉलीफंक्शनल भी है और एल्कीन एल्काइन भी है। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई करेंगे बच्चों सभी एंड देन आई विल गिव यू द आंसर, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो ट्राई करें सभी के सभी। चलो बेटा, होपिंग दैट वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई किया होगा। अब इसका सही जवाब जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। अब 4 कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मेजर फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 है तो यहाँ पे हेक्स तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे 3 पे जो ये ग्रुप लगा है बच्चों, जब ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप लगा है तो वैसे ये होता है इथाइन, लेकिन इथाइन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा बच्चों तो लास्ट में आइल और लग जाएगा, तो दैट वोंट बी जस्ट इथाइन, दैट विल बी इथाइनाइल। यू गॉट द पॉइंट। तो ये हमारे पास इथाइनाइल है और ये हमारे पास 4 पे मिथाइल है, 2 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी है, ये सारे हमारे लोकेंट है, ठीक है बच्चा। तो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ जी, पॉलीफंक्शनल का अब तुम ये कर लोगे, ये क्वेश्चन अब तुम नाउ यू कैन डू इट। तो सभी ट्राई करें, और इसमें कई सारे पीवाईक्यू अपन ने लिए हुए हैं, कब कब के लिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट ट्राई दिस प्रॉपरली, इसको ढंग से ट्राई करिए। देखो बेटा, होपिंग दैट तुमने वीडियो पॉज करके ढंग से इसको ट्राई किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 2। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो सही नहीं रहेगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स भी तो बेटर रहेंगे। तो सीधा जाने की बजाय ऊपर उस कार्बन को पेरेंट चेन में लेना जरूरी है, क्योंकि इधर भी इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ रहे थे, ऊपर भी इक्वल आ रहे थे, तो इट इज बेटर कि हम इस पर्टिकुलर चेन को ले लें। बस उसके बाद तो आप कर ही लोगे। इसमें जो लोकेंट है वो कौन कौन सा है, यहाँ पे 2 पे मिथाइल है और यहाँ पे 5 पे मिथाइल है, तो 2 5 डाइमिथाइल, 6 पे आ रहा है ऑक्सो, एंड उसके बाद आई थिंक नाउ यू कैन डू इट। ये क्वेश्चन खट से करिए सभी के सभी, जल्दी से वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है, जवाब बताना है। चलो, होपिंग दैट आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। देखो बेटा, यहाँ पे ये हमारा मेन है, इसके बाद 3rd नंबर पे ये होगा। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 4 पे मिथाइल है, 3 पे हाइड्रोक्सी है। अब 3 हाइड्रोक्सी है और 4 मिथाइल है, तो आप देख सकते हो पहले कौन आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है और उसके बेसिस पे यू विल गेट द आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस जब सवाल इज 3, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप देखिए, सभी के सभी ट्राई करिए इसको। तो आपने देखा मेजॉरिटी क्वेश्चन तो इन कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे, मेजॉरिटी, है ना। कुछ जो है कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताने वाला हूं इसके अलावा, इसको करिए सभी ट्राई। ओके बच्चों, होपिंग दैट आप सभी ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। इसमें बोला है कि भाई कौन सा नाम इसके अंदर इनकरेक्ट है, तो भाई इसका जवाब सही है 4। देखिए ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग गलत किया हुआ है। यहाँ पे नंबरिंग इधर से आएगा बेटा, क्योंकि हमारे पास जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो ये है यार, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को
नंबरिंग छोटे से छोटा मिलना चाहिए ना, भाई नॉर्मली होता नहीं है, वीआईपी नंबर्स छोटे होते हैं इन जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे भी वीआईपीज जो है हमारे लिए, यानी फंक्शनल ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है। और फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो उसका कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इस तरीके से यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन। यस, ये एरोमेटिक कॉन्सेप्ट पे है तो इसको अपन अलग से देखेंगे। ये भी एरोमेटिक कॉन्सेप्ट पे है, ये कॉमन नेम से रिलेटेड है, ये कॉमन नेम से रिलेटेड है, ये आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस वन। ये ट्राई करिए बच्चों सभी के सभी। ये पॉलीफंक्शनल है, फिर जो बाकी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप सभी का टू गेट कनेक्टेड टू द डिवाइन। प्रभु से कनेक्टेड रहिए, डेली प्रे ज़रूर करिए, थोड़ा मेडिटेट ज़रूर करिए, क्योंकि लक्ष्य अचीव हो जाएगा अगर वो हमारे साथ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो हमेशा हमारे साथ है, पर दिक्कत क्या फंसती है ना बेटा, हम कनेक्ट नहीं करते उनसे, कनेक्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते उन पर। इस कारण खुद घिसते रहते हैं, खुद मेहनत करते रहते हैं। अरे भाई आपकी मेहनत को ना पंख लग जाएंगे अगर वो आपके साथ हैं, अगर यू आर कनेक्टेड टू हिम डायरेक्टली। तो स्टे कनेक्टेड टू हिम, नाम जप करो, मंत्र चैंटिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन स्टे कनेक्टेड एवरी सिंगल डे। इट विल चेंज योर लाइफ बच्चा। कभी नेगेटिविटी आएगी नहीं, आएगी तो जल्दी से खत्म हो जाएगी, है ना। इमेंस इम्पैक्ट है बेटा। यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखते हो, अगेन ये हमारा COH सबसे मेन है, नंबरिंग करोगे। अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया भी था। तो ये जो O है, अब फॉर्माइल नहीं आएगा, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे आएगा ऑक्सो, ठीक है, ऑक्सो आएगा। तो 5 पे ऑक्सो है, 2 पे हमारा मिथाइल है। अब इसमें अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करना है, सीधी सी बात है भाई। तो नंबरिंग के हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 पे ऑक्सो है, 2 पे मिथाइल है, हेक्सेनोइक एसिड। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर आएगा सेकंड, ठीक है बेटा। अब जो बाकी 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने को आ सकते हैं। लेट्स डू दोज कॉन्सेप्ट्स एज वेल, ओके। और अगर आपको आईपीसी के बिल्कुल ही बेसिक्स करने हैं ना, तो यू कैन डू दैट फ्रॉम बिल्कुल ही बेसिक्स अगर हम बात करें तो यू कैन डू दैट फ्रॉम कॉन्सेप्ट वीडियोज एज वेल, राइट। तो नॉर्मली हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कहाँ पे थे हम लोग, यस। अब देखो स्पेशल सफिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो बेटा आइए देखते हैं आप सभी अब स्पेशल सफिक्स से रिलेटेड एक बार समझ लीजिए। देखिए एक स्पेशल सफिक्स जो यूज होता है वो यहाँ यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हैं, और जब ये 2 से अधिक होते हैं और एक सिंगल पेरेंट चेन से जुड़े होते हैं, आप लिख लीजिएगा इस बात को। When carbon containing functional group are attached to a parent chain, when carbon containing functional groups are attached to the parent chain which are greater than 2, 2 से अधिक अगर एक कॉमन पेरेंट चेन से जुड़े हो, तब हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बन को पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करते, किसी भी कार्बन को। अब जैसे इसका नाम है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे बच्चों प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। गॉट द पॉइंट। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इनको हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया, तो इसका लॉजिक है, अगर हमने इन दो को इंक्लूड कर लिया तो इसको नहीं कर सकते भाई को, इन दोनों भाइयों को कर दिया इंक्लूड तो इसको नहीं कर सकते। तो तीनों को इक्वल प्रायोरिटी देने के लिए हमने बोला कि चल छोड़ो यार, किसी को भी पेरेंट चेन में नहीं लेते। टू गिव देम इक्वल प्रायोरिटीज वी कंसिडर्ड दिस एज टू बी पेरेंट चेन, और इन वाले कार्बन्स को हमने उसमें कंसिडर नहीं किया। यू गॉट द पॉइंट। तो इस बेसिस पे अब क्या होगा, अब इनको इंक्लूड अगर हमने नहीं किया तो लास्ट में ओइक एसिड लिखना तो गलत हो जाएगा ना यार, क्योंकि ओइक एसिड हम तभी लिखते हैं एज अ सफिक्स जब बच्चों वहां पे कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूडेड होता है। अब वो इंक्लूडेड अगर नहीं है तो यहाँ पे इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, तो यहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज होगा दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा बाकी जगह भी यूज हो सकता है, जैसे मान लीजिए CHO आ जाए सब जगह, ठीक है,
तो CHO के लिए हम यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड। अगर हमारे पास साइनाइड आ जाए तो हम यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे COCl लिखा हो तो हम यूज करेंगे कार्बोनिल क्लोराइड, यानी सबके आगे कार्ब लग जाएगा, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक हो गया, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है एक। तो दूसरा फंडा ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक साइक्लिक इस तरह का सिस्टम है, तो अगर एक रिंग से डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इफ अ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर रिंग, किसी भी रिंग से 5 मेंबर 6 मेंबर, तब भी हम इस कार्बन पेरेंट चेन हम इसी को मानते हैं, जो ये बड़ी दिख रही है ना, इसी को पेरेंट चेन मानते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन ओइक एसिड नहीं, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज दिस कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। तो स्पेशल सफिक्स दो जगह लगता है बच्चों, एक तो यहाँ पे जब 2 से अधिक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तब लगता है, या हमारे पास अगर किसी रिंग से डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तब ऐसा होता है। तो जैसे कि बच्चा यहाँ पे अगर हमारे पास CHO है तो CHO के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड। और अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा COCl तो हम यूज करेंगे कार्बोनिल क्लोराइड, है ना। इस तरीके से हमें ये करना होता है बच्चा। और अगर हमारे पास आ जाता है CONH2 तो हम कार्बामाइड या कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं, कार्बामाइड या कार्बोक्सामाइड भी चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग, हमारे पास CN अगर है तो हम यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, ये नाइट्राइल के आगे कार्ब लग जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यूज होता है। हाँ, कीटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कीटोन, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो आई थिंक वी हैव गॉट दिस। अगर हमारे पास एस्टर है तो हम कार्बोक्सिलेट यूज करते हैं, अगर हमारे पास एस्टर है तो हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलेट, ओके बेटा। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अब अगला कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट होता है एरोमेटिक नेमिंग। आप हेडिंग भी लगा सकते हो, एरोमेटिक नेमिंग। एरोमेटिक नेमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि जैसे बेंजीन जो है ये इसका कॉमन नेम है या इसका IPAC नेम है? बताओ, पता है आपको? बेंजीन इसका IPAC नेम है, कॉमन नेम है? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, बेंजीन इसका IPAC नेम है, ठीक है। ये क्या होता है कि इतने कॉमन हो जाते हैं, कुछ नाम इतने कॉमन हो जाते हैं कि वो बाद में IPAC एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको PIN भी बोलता है वो। PIN का मतलब है प्रेफर्ड IPAC नेम, ठीक है। इतने प्रेफर कर लीजिए, जैसे बेंजीन पे CH3 लगा है। अब कई बच्चों को लगता है कि सर टॉल्वीन तो इसका कॉमन नेम होना चाहिए, नाम से IPAC की फील ही नहीं आती इसमें। लेकिन हमारी फीलिंग से थोड़ी दुनिया चलती है, कुछ चीज़ें जो फैक्ट होते हैं वो होते हैं। तो जैसे इसका टॉल्वीन नाम है, अब टॉल्वीन इतना कॉमनली हो गया कि ये एक्सेप्ट कर लिया IPAC ने नेम, तो इसका टॉल्वीन भी नाम सही है और इसका बच्चों मिथाइल बेंजीन भी सही है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इक्वली करेक्ट। इनफैक्ट टॉल्वीन इज प्रेफर्ड, टॉल्वीन PIN है, लेकिन स्टिल आई थिंक यू गॉट द फंडा। सिमिलरली अगर बेंजीन पे लगा हुआ है भैया OH तो इसका नाम आएगा फिनॉल, इसको फिनॉल बोलेंगे। अगर यहाँ पे आ जाएगा NH2 तो इसको बोलते हैं एनिलीन। ये सब इनके IPAC नेम है, समझना, ठीक है बेटा। और यहाँ पे अगर OCH3 है तो यहाँ पे आएगा एनिसोल। क्या आएगा बेटा? एनिसोल, है ना। तो ये सब कंपाउंड्स जो होते हैं ना, जिनके इस तरह के IPAC नेम फिक्स होते हैं, इनको बोलते हैं फंडामेंटल कंपाउंड्स। क्या होते हैं ये? दीज आर फंडामेंटल कंपाउंड्स। फंडामेंटल का कहाँ रोल आएगा मैं बताऊंगा। तो जैसे टॉल्वीन हो गया, फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, एनिसोल हो गया। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए बेंजीन पे हमारे लग गया है COOH, या हमारे पास CHO लग गया, या हमारे पास COCl लग गया, या हमारे पास CONH2 लग गया, तो ये सब जमूरे जो हैं इन सब के नाम भी IPAC में एक्सेप्टेड है। जैसे कि ये बेंजोइक एसिड हो गया। सिस्टमैटिक नेम जो है ना बेंजोइक एसिड का, पूरा डिटेल्ड नाम होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, पर शॉर्ट में बेंजोइक एसिड उसको बोलते हैं, और बेंजोइक एसिड उसका IPAC नेम है। सिमिलरली जैसे बेंजीन पे CHO है तो उसको पूरा नाम बेंजीन कार्बल्डिहाइड है, पर शॉर्ट में उसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, और ये सारे IPAC नेम ही है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बेंजीन पे COCl है तो उसको बोलते हैं, लिख लेना, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ये है बेंजामाइड, CONH2 आएगा तो, और बेंजामाइड होगा, और साइनाइड में आएगा बेंजोनाइट्राइल।
साइनाइड में आएगा बेंजोनाइट्राइल। अब इसका यूज कहाँ होगा, एप्लीकेशन कहाँ है बेटा इसका? तो इसका एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन है ये, जेईई एडवांस में आया था, वहां पे बड़ा प्यारा एप्लीकेशन है इसका बेटा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेंजीन पे CH3 भी है, NO2 भी है। तो बेंजीन पे जब CH3 और NH2 है तो इस केस में इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है, ना ही मिथाइल ना ही नाइट्रो, दोनों को ही फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं किया जाता बेटा। तो फिर क्या होता है? फिर होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल कंपाउंड पकड़ सकते हैं, यानी ये टोल्यूइन हमें पता है कि यार ये फंडामेंटल कंपाउंड है। अगर हमारे पास फंडामेंटल कंपाउंड है तो उसको हमने मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह मान लिया। इफ फंडामेंटल कंपाउंड इज प्रेजेंट, ट्रीट इट लाइक द मेजर फंक्शनल ग्रुप। यू गॉट द पॉइंट? अब यहाँ पे 1 हमने इधर दे दिया तो यहाँ घूमेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो इसका नाम होगा 4-नाइट्रोटोल्यूइन। तो इसका एक नाम बच्चों जो पॉसिबल है वो है 4-नाइट्रोटोल्यूइन। अब इसका एक और नाम भी पॉसिबल है, देयर इज वन मोर नेम विच इज पॉसिबल। अगर हम टोल्यूइन, ये सही है जो भी बताया है ये सही है, पर एक और सही है, उसमें ये है कि नंबरिंग में ऊपर से भी कर सकता हूँ नीचे से भी, बिकॉज बोथ आर, दोनों लोकेंट्स हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्रायोरिटी किसी की ज्यादा नहीं है। यहाँ मिथाइल आ रहा है, यहाँ नाइट्रो आ रहा है बस, तो M और N में M पहले आएगा, दोनों का नंबरिंग सेम आ रहा था तो हम नंबरिंग यहाँ से कर दिए। तो इसका दूसरा नाम बच्चों जो है ना 1-मिथाइल 4-नाइट्रोबेंजीन। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है हमारे पास, तो ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं आपका, जैसे यहाँ पे OH है और यहाँ पे हमारे पास CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे तो 2 फंडामेंटल कंपाउंड है, टोल्यूइन भी है, फिनॉल भी है, लेकिन फिनॉल एक फंक्शनल ग्रुप है, हेंस टोल्यूइन और फिनॉल में कौन जीता? फिनॉल जीता। तो यहाँ पे इसका नाम जो आएगा बच्चों वो सिंपली यहाँ से नंबरिंग करोगे इस पॉइंट से, इसका नाम आएगा 4-मिथाइल फिनॉल। इसका नाम क्या आएगा? 4-मिथाइल फिनॉल। बात समझ में आई? नहीं तो क्या होगा कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी आ जाएगा, हमें बोल देगा 4-हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, और हमें लगेगा सही तो है, अरे यार हाँ टोल्यूइन तो होता ही है, तो ये गलतियां ना करें। सिमिलरली जैसे हमारे पास यहाँ पे है NH2 भी है और यहाँ पे OH भी है। अब फिनॉल में और एनिलीन में प्रायोरिटी OH की मिलेगी, इसीलिए हमें फंडामेंटल कंपाउंड एनिलीन नहीं लेना है, हमें फिनॉल लेना है बच्चों। तो इसका नाम क्या लिखोगे? 3-अमीनोफिनॉल। 3-अमीनोफिनॉल। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स के बलबूते आप बहुत आसानी से जो ये एरोमेटिक नेमिंग है वो कर सकते हो। यू गॉट द पॉइंट? यही सब आता है बच्चों IUPAC में अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कॉमन नेम्स के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट कॉमन नेम्स। देखो बेटा, कॉमन नेम्स में ना सबसे जरूरी जो होते हैं वो 2 तरह के नाम होते हैं। एक तो इस तरह के नाम अपने को पता होने चाहिए, जैसे आइसो कब लगता है, या नियो कब लगता है, या सेकेंडरी कब लगता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। आइसो, नियो, सेकेंडरी या टर्शरी कब लगता है, ये सब पता होना चाहिए, प्रीफिक्स कब लगते हैं, ठीक है। अगली चीज हमें सीधा जो नाम होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनिसोल हो गया, मेसिटिल ऑक्साइड हो गया, इस तरह के जो नाम होते हैं कॉमन नेम्स। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों को डील कैसे करें। जैसे ये जो होते हैं ये काफी लॉजिकल होते हैं, आइसो कब लगेगा, नियो कब लगेगा, सेकेंडरी टर्शरी कब लगेगा, ये काफी मतलब लॉजिकल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनिसोल है, मेसिटिल ऑक्साइड है, एंथ्राकिनॉल है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो सवाल ये आता है कि कहाँ से करें, कौन से करें, क्योंकि ये तो बहुत सारे होते हैं। तो इसका मैं रास्ता बताता हूँ, ये होमवर्क भी है तुम्हारा, ये कर लेना। PYQs एक बार एनालाइज करना सारे के सारे, ठीक है, और उनके बेसिस पे कॉमन नेम्स की लिस्ट बना लो, ठीक है। Along with that हम एक लिस्ट आपको कॉमन नेम की दे रहे हैं, वो एज अ रेफरेंस यूज करना है, यानी कि सारे रटने लग गए। गॉट इट? ठीक है। कॉमन नेम्स के इसके अलावा आई हैव मेड अ मिनी शॉर्ट ऑन यूट्यूब, मिनी शॉर्ट वीडियो मैंने एक बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, उससे भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो ये सबसे अच्छा रिसोर्स होता है। एक और रिसोर्स मैं आपको बता देता हूँ, वो है NCERT। NCERT की शुरुआत के जो कुछ पेजेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर में, तो बच्चों वहाँ पे अपने को टेबल दी जाती है या हमें कोई
लिस्ट दी जाती है, तो वहां से आप यू कैन सी देम एज वेल। पर कहीं से भी कुछ भी कॉमन नेम्स रटने की जरूरत नहीं है। कॉमन नेम्स का मतलब है वो नाम जो कॉमनली यूज आते हैं। तो पीवाईक्यूज में आज तक जितने भी रिपीट होते हैं वो सब लगभग आ चुके हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे कि पीवाईक्यूज लेके भाई लिस्ट बना लो, है ना। पीवाईक्यूज से अपनी खुद की लिस्ट बनाओ और जो हमारी लिस्ट है और एनसीईआरटी है उसको रेफरेंस की तरह यूज करो। यू गॉट द पॉइंट, दैट्स हाउ यू हैव टू टैकल देम। और जब जब क्वेश्चंस आए उनको ऑब्जर्व करो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जर्व द कॉमन नेम्स। ऑब्जर्व ही नहीं करोगे तो याद कैसे होगा। अब किसी भी दोस्त का नाम या किसी भी लोगों का नाम कैसे होता है, जब बार बार ऑब्जर्व करते हो कि हाँ भाई ये चुन्नू है, ये मुन्नू है, ठुल्लू है, जो भी, मतलब ऐसे याद होता है, ठीक है। आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, ये कैसे होता है? तो यार देखो बहुत सिंपल है। आइसो ग्रुप जो होता है ना वो कुछ ऐसा होता है जिसमें CH जो होता है, ध्यान से देखिए, CH जो है इसके ऊपर लगे हुए 2 मिथाइल। तो जब CH पे 2 मिथाइल लगे होते हैं बच्चों, ये पर्टिकुलर ग्रुप कहलाता है आइसो, है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि टोटल कार्बन 3 है तो प्रोपाइल हुआ, फिर अल्कोहल हुआ। अब यहीं पे OH की बजाय अगर NH2 हो तो आइसोप्रोपाइल अमाइन आ जाएगा, अगर यहीं पे Cl होगा तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आइसो इज वेरी सिंपल। आइसो इज सिंपली दिस टाइप ऑफ ग्रुप। आइसो में एक और पॉसिबिलिटी होती है जो होता है आइसोब्यूटाइल, जैसे आइसोब्यूटाइल। अब आइसोब्यूटाइल में क्या है? अगेन आइसोब्यूटाइल में यही ग्रुप प्रेजेंट है, द सेम ग्रुप इज प्रेजेंट हियर एज वेल। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में क्या हो गया? इट हैज आइसो ग्रुप अलोंग विद 1 मोर कार्बन, ठीक है। आइसो के बाद बच्चा सेकेंडरी का क्या होता है? सेकेंडरी का ये होता है कि दिस टाइप ऑफ थिंग इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम लिखिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी में क्या होता है? CH पे एक मिथाइल होता है और एक इथाइल होता है। जैसे यहाँ 2 मिथाइल थे, यहाँ CH पे याद रखिए एक मिथाइल होता है, एक इथाइल होता है, तब हमारा सेकेंडरी होगा। तो उसका नाम लिखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगली बात क्या है बच्चों? अगली बात है टर्शरी। टर्शरी में एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल जब आएंगे, एक ही कार्बन पे जब 3 मिथाइल आएंगे तो वो होगा टर्शरी। तो इसका नाम क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम होगा बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसी में नियो की बात करते हैं। जो नियो होता है ना, नियो का मतलब होता है नया। उसमें बस एक डिफरेंस आता है नियो और टर्शरी में। नियो और टर्शरी में एक कार्बन का डिफरेंस है। आप पिछले स्लाइड पे देख लीजिएगा कि वहां पे एक कार्बन ये प्रेजेंट नहीं था, वहां सीधा जब कार्बन पे 3 मिथाइल थे उसी कार्बन से डायरेक्टली OH जुड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बीच में एक कार्बन और आ गया। तो इसका नाम जो आएगा बच्चों वो आएगा नियो पेंटाइल अल्कोहल। नेम इज नियो पेंटाइल अल्कोहल। यस, यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से टर्शरी नियो प्रैक्टिस से आ जाता है, विद मोर प्रैक्टिस। क्रक्स मैंने आपको बता दिया है, विद मोर प्रैक्टिस यू कैन सॉर्ट दिस आउट। आइए अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, तो सारा काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप बढ़िया से खुद से कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और सभी के सभी बच्चे इसको ट्राई करें। यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका जो करेक्ट जवाब है आप देख सकते हो, ये हमारा स्पेशल सफिक्स लगेगा क्योंकि COH डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है। नंबरिंग यहां से करूंगा मैं ताकि नंबर छोटे से छोटा मिले, 1 to 4, 1 2 का 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं और यहाँ पे साइक्लोपेंटेन, अच्छा यहाँ पे ब्रोमो भी आएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, सॉरी बच्चों, यहाँ ब्रोमीन आएगा। तो इसमें 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, साइक्लोपेंटेन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिए सीधा ओइक नहीं लगाना, गलती हो जाएगी। तो कई बच्चों ने, ठुल्लुओं ने गलती कर दी होगी, लेकिन ये नहीं करना है। 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन ये एरोमेटिक से रिलेटेड है। इसमें पूछा हुआ नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद करेक्ट IUPAC नेम इज R। इसको आप देख सकते हो सभी, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो। ये अच्छा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू का, न्यूमेरिकल वैल्यू का इट्स अ गुड क्वेश्चन। और ये जो कंसेप्ट अभी बताया उससे ही सॉल्व हो जाएगा ये। भाई 2 इसके अंदर करेक्ट IUPAC नेम आएंगे, 2 इसमें करेक्ट IUPAC नेम आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 by 1 अगर देखोगे, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये गलत है भाई, यहाँ पे
कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम होएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस तरीके से आप सबको एक एक करके सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक मुझे डिटेल में सॉल्व कराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे जैसे साइनाइड है, नाइट्राइल, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके बेसिस पे हम इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ये हमें देखना होगा, लेफ्ट में या राइट में। और नंबरिंग दोनों तरफ सेम आ रही है, तो यहाँ पे इथाइल और हाइड्रोक्सी में नंबरिंग इधर बेटर रहेगी, 4 5, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3 इथाइल 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी। अब इसमें गलती कहाँ हो रही है? इसमें गलती ये हो रही है कि जो क्लोरीन का क्लोरो है बच्चों, ये पहले आना चाहिए, क्योंकि सी पहले आता है। यू गॉट इट? क्योंकि सी अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो उसको हमें पहले लिखना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है बच्चा, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी ट्राई करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ओके देखो यार, यहाँ पे इनमें सबसे मेन प्रायोरिटी साइनाइड की है एज पर द प्रायोरिटी। तो यहाँ पे 1 के बाद इधर 2 जाओगे, 3 4 5। कई कहेंगे सर OH के पास नहीं जाएंगे, नहीं, OH अब एक लोकेंट की तरह काम करेगा। OH सिंपली ब्रोमीन से ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होगी अब इसकी, क्योंकि अब ये जूनियर हो गया। अब इसका नाम लिखना है तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। सो करेक्ट आंसर इज 2। करेक्ट आंसर इज 2। बात करते हैं मेसिटिल ऑक्साइड की। ये मेसिटिल ऑक्साइड कहां से आ गया था? ये PYQ है, पता है आपको बच्चों। ये मेसिटिल ऑक्साइड तब बनता है जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है एसीटोन का। एसीटोन के एल्डोल कंडेंसेशन से एक्चुअली ये फॉर्म होता है, ये कंपाउंड बनता है जब इसके 2 यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं। अब ये NCERT में दिया हुआ है, मेसिटिल ऑक्साइड दिया हुआ है, और तब ये हो सकता है, उसके बिना ये होगा ही नहीं। यू गॉट इट? तो दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द ये 2-3 क्वेश्चन और है। इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों, एंड देन वी विल समराइज व्हाट वी हैव डन इन दिस सेशन। ओके बच्चों, होपिंग दैट यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। देखिए इसका करेक्ट आंसर है 3, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो A है ये नॉन प्लेनर है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ स्पायरो कंपाउंड कौन सा होता है? स्पायरो ऐसा होता है जिसमें 2 रिंग्स में एक कॉमन एटम इस तरह का होता है, तो उसको स्पायरो बोलते हैं। उसके बाद B अगर आप देखोगे तो ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, जिसमें एक से ज्यादा कॉमन एटम है बच्चों। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में बताया जाता है नॉर्मली। और D एरोमेटिक है, ये हम GOC वाले लेक्चर में भी देखेंगे कैसे एरोमेटिक है। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन में आपको कॉमन नेम ही यूज किया गया है। इसमें हमारे पास IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम का ही यूज किया गया है। तो सोचिए, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए बच्चों, इसको ट्राई दिस प्रॉपर्ली। ओके देखिए, यहां पे बोला गया है गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है और उसमें गामा पोजीशन पे मिथाइल है। तो देखो बच्चा, इसका करेक्ट आंसर इज 1। वैसे यहाँ पे इथाइल होना चाहिए, इसके हिसाब से मिथाइल गलत लिखा हुआ है क्योंकि दिस इज इथाइल। तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ बीटा है बच्चों, या गामा है। या तो हम इसको इसमें चेंज कर दें, मिथाइल कर दें, या यहाँ पे हम मिथाइल कर दें, राइट। तो ये कॉमन नेमिंग है, ये IUPAC नेमिंग नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम अल्फा है, फिर बीटा है, फिर हमारे पास गामा है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी समराइज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। बच्चों, आपको पता लगा कि मेनली क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं, किन रिसोर्सेज से आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कैसे हमें अप्लाई करने होते हैं विद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। वी हैव सीन ऑल दिस, एंड द मेन की इज टू रिवाइज थ्रू दिस लेक्चर अलॉन्ग विद खुद से कर करके देखना है। तो जितने भी लेक्चर्स आपको मिलते हैं ना बच्चों ATP स्टार में, मेक श्योर कि उनसे नोट्स प्रॉपर्ली बनाओ, उसमें खुद से इन्वॉल्व हो जाओ। अगर आप मूवी की तरह देखते रहोगे ना, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट तब आएगा जब खुद जम के सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो इस बात का ध्यान रखो, बहुत मजा आएगा। ओके बच्चों, चलो फिर, है ना, कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।